नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं बीए सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है उसमें यूनिट सेकंड में प्रोडक्शन फंक्शन उत्पादन फलन। उत्पादन फलन उपभोग के बाद सेकंड पोर्शन है मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और पहले होता है कंज्यूमिंग यानी कि उपभोग, फिर उत्पादन, उत्पादन के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन वितरण। 3 प्रकार के नियम हैं। तो सब अब देखते हैं अपन उत्पादन फलन क्या है। उत्पत्ति का नियम यह बताता है कि साधनों की मात्रा में वृद्धि करने से किस अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होगी, किस अनुपात में उत्पादन में परिवर्तन होगा। यदि अधिक अनुपात में परिवर्तन होते हैं तो वृद्धि के नियम लागू होते हैं, यदि कम अनुपात में परिवर्तन होते हैं तो ह्रास के नियम लागू होते हैं, और यदि समान अनुपात में परिवर्तन होते हैं तो समान नियम लागू होते हैं। अब देखते हैं उत्पादन फलन क्या है। उत्पादन फलन उत्पादन के साधनों और उत्पादन की मात्रा के मध्य भौतिक संबंधों को व्यक्त करता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक अल्पकालीन उत्पादन फलन और एक दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या होता है? अल्पकाल में सभी साधनों को स्थिर रखते हुए केवल एक साधन की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है, जबकि दीर्घकाल में उत्पत्ति के सभी साधनों में परिवर्तन किया जाता है। अल्पकाल में जब अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए एक साधन की मात्रा में परिवर्तन करते हैं तो हमें ह्रासमान प्रतिफल के नियम प्राप्त होते हैं, यानी कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम प्राप्त होते हैं, यानी कि उत्पत्ति ह्रास नियम प्राप्त होते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? इसकी डेफिनेशन होती है, यदि अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए एक साधन की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है तो आरंभ में उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, उसके पश्चात घटती दर से बढ़ता है, एक निश्चित बिंदु पर अधिकतम होता है और उसके पश्चात लगातार घटने लगता है। इस प्रकार उत्पादन के अलग अलग अनुपातों में परिवर्तन होने के कारण इसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। और कुल उत्पादन भी अलग अलग अनुपातों में परिवर्तित होता है, जबकि औसत और सीमांत उत्पादन एक सीमा के पश्चात लगातार घटते जाते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति ह्रास नियम बताता है कि किसी उत्पत्ति के एक साधन को स्थिर रख करके जब अन्य साधनों में परिवर्तन किया जाता है तो कुल उत्पादन में वृद्धि होगी, परंतु एक निश्चित बिंदु के पश्चात उत्पादन में होने वाली वृद्धि लगातार घटती जाती है। और इस नियम की व्याख्या करते हुए प्रोफेसर बोल्डिंग ने लिखा है कि उत्पत्ति के अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए जब एक साधन की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है तो एक साधन का काम दूसरा साधन उत्तम रूप से नहीं कर पाता है। यानी कि जब भूमि के टुकड़े पर पूंजी को स्थिर रखते हुए श्रम का प्रयोग करके खेती की जाती है, कृषि की जाती है, तो भूमि का उत्तम प्रयोग पहले होने लगता है, यानी कि उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। फिर उसके पश्चात श्रम का उत्पादन भी होने लगता है, श्रम का उपभोग भी होने लगता है, तो उत्पादन घटती दर से बढ़ता हुआ अधिकतम हो जाता है। और उसके पश्चात उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है और कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन लगातार घटते जाते हैं। यही नियम हम देखते हैं और मान्यताएं बताते हैं कि तकनीकी का स्तर स्थिर हो, साधनों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हो, परिवर्तनशील साधनों की सभी इकाइयाँ एक समान हो। तो हम देखते हैं किस प्रकार टेबल में सारणी के द्वारा किस प्रकार से बताया गया है कि भूमि को स्थिर रखते हुए यानी कि 10 इकाई भूमि लेते हुए श्रम की मात्रा में परिवर्तन करते हैं, श्रम की मात्रा लगातार बढ़ाते जाते हैं, तो कुल उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। 6, 14, 24, 32, 38, 42, 44, 44, 42 और 30, यानी कि श्रम की एक इकाई लेने पर कुल उत्पादन हो रहा है 6, 2 पे हो रहा है 14, 3 पे हो रहा है 24, 4 पे 32, 5 पे 38, 6 पे 42, 7 पे 44, 8 पे 44, 9 पे 42 और 10 पे 30। जबकि सीमांत उत्पादन यानी कि एक अतिरिक्त इकाई से जो उत्पादन हो रहा है वो पहले 3 इकाइयों तक 6, 8 और 10 श्रम की 3 इकाइयाँ लेने पर बढ़ता है, उसके बाद 4 इकाई से लगातार घटता जाता है, 8 इकाई पे शून्य हो जाता है और 9 और 10 इकाइयाँ भी श्रम के काम में लें तो वो ऋणात्मक हो जाता है। इस प्रकार श्रम की मात्रा बढ़ाने पर कुल उत्पादन पहले बढ़ती दर से, फिर घटती दर से, फिर 44 पे अधिकतम, फिर घटने लगता है। इसी प्रकार सीमांत उत्पादन 3 इकाइयों तक बढ़ता है, उसके पश्चात लगातार घटता है, 8 इकाई पे 0 होता है, फिर ऋणात्मक हो जाता है। जबकि औसत उत्पादन से पहले 6, फिर 7, फिर 8 और फिर उसके पश्चात लगातार घटता जाता है। अब हम उत्पादन की तीनों स्टेजों को देखें तो फर्स्ट स्टेज में औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन बराबर होते हैं। जहां पर औसत और सीमांत उत्पादन बराबर होते हैं वह अवस्था ही उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था कहलाती है। उसके पश्चात द्वितीय अवस्था प्राप्त होती है जहां पर सीमांत उत्पादन
जीरो होने लगता है और उसके पश्चात तीसरी अवस्था प्रारंभ हो जाती है जहाँ सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। इस प्रकार तीनों अवस्थाओं को यदि हम डायग्राम के द्वारा स्पष्ट करें तो हम देखते हैं कि पहली अवस्था में कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ रहा है, वहाँ पर औसत और सीमांत उत्पादन भी बढ़ते हैं। फिर उसके पश्चात औसत उत्पादन घटती दर से बढ़ता है कुल उत्पादन, जहाँ पर औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन घटने लगता है परंतु औसत उत्पादन बढ़ता है। सेकंड स्टेज आता है जहाँ पर कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है, वहाँ पर सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है। उसके पश्चात तीनों उत्पादन लगातार घटते जाते हैं। इस प्रकार फर्स्ट स्टेज जहाँ पर AP बराबर MP, सेकंड स्टेज MP बराबर 0 और थर्ड स्टेज MP बराबर नेगेटिव। तो ये उत्पादन की तीनों अवस्थाओं को दर्शाते हैं। पहली अवस्था उत्पादन की वह अवस्था होती है, मैं बार बार बता रहा हूँ, जहाँ पर औसत और सीमांत उत्पादन बराबर होते हैं। परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों को बढ़ाने पर स्थिर साधनों का इकाई का प्रयोग अच्छा होने लगता है। TP, AP, MP तीनों बढ़ते हैं। द्वितीय अवस्था वह होती है जहाँ पर AP घटने लगता है परंतु AP घटता है लेकिन MP उससे पहले से ही घटना शुरू कर देता है और MP जीरो नहीं होता है। MP के जीरो होने तक द्वितीय अवस्था होती है। तृतीय अवस्था वहाँ होती है जहाँ पर MP ऋणात्मक हो जाता है। अब उत्पादन द्वितीय अवस्था में ही क्यों किया जाता है? क्योंकि पहली अवस्था तीसरी अवस्था बन जाती है, तीसरी अवस्था पहली अवस्था बन जाती है, जबकि दूसरी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरी अवस्था में इसलिए उत्पादन किया जाता है क्योंकि दूसरी अवस्था में कुल उत्पादन अधिकतम होता है। औसत और सीमांत उत्पादन घटते हैं परंतु शून्य नहीं होते हैं, इसलिए हमेशा द्वितीय अवस्था में उत्पादन किया जाता है। पहली अवस्था में इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि कुल उत्पादन बहुत ही कम होता है, जबकि दूसरे साधन का सीमांत उत्पादन ऋणात्मक रहता है। जबकि तीसरी अवस्था में पहले साधन का सीमांत उत्पादन ऋणात्मक रहता है, इसलिए कभी भी पहली और तृतीय अवस्था में उत्पादन नहीं किया जाता, हमेशा दूसरी अवस्था में ही उत्पादन किया जाता है। अब हम देखते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम की मान्यताएँ क्या क्या हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम की मान्यताएं हैं कि उत्पत्ति के साधनों के मिलने के अनुपात में जैसा चाहे वैसा परिवर्तन किया जा सकता है। यह नियम तभी लागू होता है जब अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए किसी एक साधन में परिवर्तन किया जाए। तीसरा, परिवर्तनशील साधनों की इकाइयाँ एक रूप होनी चाहिए। संगठन तकनीकी में परिवर्तन नहीं होता है। नियम का संबंध वस्तु की भौतिक मात्रा से है, न कि उसके मूल्य से, इसलिए निश्चित मात्रा के बाद ही नियम लागू होता है। हो सकता है प्रारंभिक दशाओं में नियम लागू न हो, लेकिन एक निश्चित समय के पश्चात, निश्चित मात्रा के पश्चात उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है। इस नियम के कारण है एक या एक से अधिक साधनों का स्थिर होना। हम जानते हैं अल्पकाल में जब अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए केवल एक साधन की मात्रा में परिवर्तन करते हैं तभी ये नियम लागू होता है। दूसरा कारण है कि उत्पत्ति के सभी साधन एक दूसरे के अपूर्ण स्थानपन्न होते हैं, इसलिए उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। तीसरा कारण होता है उत्पत्ति के साधनों की सीमितता कारण। अब इस नियम का महत्व देखें तो ये एक आधारभूत नियम है और कृषि, खनन, मछली पालन सभी इस नियम से प्रभावित होते हैं। जिसकी जनसंख्या के प्रवासी उत्तरदायी होता है। रिकार्डो का लगान सिद्धांत, समय पसंद की सिद्धांत, नव क्लासिकल सिद्धांत, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत सभी इस नियम के आधार होते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, अल्पकाल में उत्पादन फलन, ये एक प्रमुख नियम है जो अक्सर 20 नंबर का आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका PDF भी मैंने डाल रखा है, इसका बहुत अध्ययन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।